Hello students, today we will discuss about the fourth chapter of the class 12th, that is chemical kinetics. Chemical kinetics के बारे में हम बात करेंगे. Chemical kinetics में हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. हम किस चीज को स्टडी करते हैं काइनेटिक्स के अंदर? रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. तो हम केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं. इसको सिंपली काइनेटिक्स भी बोल देते हैं, अदरवाइज केमिकल काइनेटिक्स. मीनिंग मैंने आपको बताया केमिकल काइनेटिक्स का क्या मीनिंग है. स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करेंगे. पहले रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग होता है स्पीड विद विच ए रिएक्शन टेक्स प्लेस. अगर सिंपल लैंग्वेज में आप बात करें तो उसका मीनिंग क्या है? स्पीड विद विच ए रिएक्शन टेक्स प्लेस. जिस स्पीड के साथ, जिस रेट के साथ कोई रिएक्शन होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ रिएक्शन. लेकिन अगर आप यहाँ पे डिफाइन करने की बात करते हैं तो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? चेंज इन कंसेंट्रेशन, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनमें से किसी में भी जो चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन है विद चेंज ऑफ टाइम, उसको क्या बोलेंगे हम? रेट ऑफ रिएक्शन. तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन. तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट is called rate of change of concentration of any reactant or product is called, क्या बोलेंगे उसको? rate of reaction. अब rate of reaction के बेस पे जो kinetics है उसके बेस पे there are three type of reactions. On the basis of kinetics, on the basis of kinetics there are three type of reactions. थ्री टाइप की रिएक्शंस होते हैं. On the basis of kinetics there are three type of reactions. Reactions which takes place at very fast speed means very fast reactions. जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, तो उसको हम वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं. दूसरी रिएक्शन आपके पास कौन सी है? रिएक्शंस विच आर वेरी स्लो. जो बहुत लंबा टाइम लेते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्शंस विच आर वेरी स्लो. तो जो रिएक्शन बहुत स्लो है वो भी दूसरी टाइप की रिएक्शंस होगी. तीसरी टाइप की रिएक्शंस होती हैं रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस विद मॉडरेट स्पीड. तो काइनेटिक्स में अगर हम बात करते हैं तो जो रिएक्शन बहुत लंबा टाइम लेती हैं विच टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, जो बहुत स्लो है, उनको स्टडी करने का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता काइनेटिक्स में. और जो रिएक्शन बहुत फास्ट है, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाती हैं, उनका भी कोई पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस नहीं है काइनेटिक्स में. तो काइनेटिक्स में मेनली कौन सी रिएक्शन स्टडी होती है? रिएक्शंस विद मॉडरेट स्पीड, जो ना तो बहुत ज्यादा टाइम लेती है और ना ही बहुत कम टाइम लेती है. तो पहली टाइप की रिएक्शंस कौन सी है इसमें? वेरी फास्ट रिएक्शन. मैंने बताया आपको वेरी फास्ट रिएक्शन क्या है? रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, takes place in fraction of second. उसको क्या बोलेंगे हम? वेरी फास्ट रिएक्शन. जैसे आपके पास आयनिक रिएक्शंस हैं, आपने सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया आपने, तो आपको क्या मिल गया? AgCl मिल जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, इमीडिएटली. तो जैसे ही आप ये डालेंगे तो इमीडिएटली व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा. जैसे सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड आप डालेंगे तो इमीडिएटली आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे सिल्वर क्लोराइड के. तो ऐसे रिएक्शंस को स्टडी करने का कोई पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस नहीं है काइनेटिक्स में. इन रिएक्शंस को स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज दीज टेक्स प्लेस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स. तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट इनकी स्टडी के लिए चाहिए. फिर है वेरी फास्ट रिएक्शन के बाद दूसरी कौन सी होगी? वेरी स्लो रिएक्शन.
which takes very long time, reactions which takes very long time, उनको बोलते हैं हम वेरी स्लो रिएक्शन। अब जो स्लो रिएक्शन होती है, जैसे किसी रिएक्शन ने 1 वीक ले लिया, किसी ने 15 दिन ले लिया होने में, किसी ने 1 मंथ ले लिया या उससे ज्यादा भी टाइम ले लिया, तो इतने टाइम में बहुत सारी एनवायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर वगैरह बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं जिनका इफेक्ट हो सकता है रिएक्शन के ऊपर। तो इसलिए इस टाइप की रिएक्शंस का भी कोई पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस नहीं है काइनेटिक्स में। तो रिएक्शंस विच आर वेरी स्लो, जैसे आप रस्टिंग को एग्जांपल देखते हो, रस्टिंग। अब रस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कुछ दिन से लेके कई महीनों तक ले सकती है, तो रस्टिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। इसी तरह से और भी कई फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। द रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो कई फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, रस्टिंग है, ये भी स्लो रिएक्शन है। तो इस तरह की रिएक्शन मींस वेरी फास्ट रिएक्शन, और वेरी स्लो रिएक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है काइनेटिक्स में। देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरी स्लो एंड वेरी फास्ट रिएक्शन इन द काइनेटिक्स। तो तीसरी टाइप की रिएक्शन आपके पास कौन सी होगी? रिएक्शंस विद मॉडरेट स्पीड। ये वो रिएक्शन है जो ना तो बहुत लंबा टाइम लेते हैं, नहीं बहुत कम टाइम लेते हैं। नाइदर वेरी स्लो नोर फास्ट, न तो बहुत स्लो है और न ही फास्ट है, इस तरह की रिएक्शन। और काइनेटिक्स में इसी तरह की रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं। तो काइनेटिक्स में किस तरह की रिएक्शन को स्टडी किया जाता है? रिएक्शंस विद मॉडरेट स्पीड। इन काइनेटिक्स वी स्टडी दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। एग्जांपल देखिए आप, जैसे आपके पास एस्टर है, इसको हाइड्रोलाइज कर दिया आपने एसिडिक मीडियम में, ये इथाइल एसिटेट है, इथाइल इथेनोएट, IUPAC नेम इथाइल इथेनोएट, कॉमन नेम इथाइल एसिटेट। इसको आपने हाइड्रोलाइज कर दिया एसिडिक मीडियम में, तो आपको मिल गया एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल। तो आपको एसिटिक एसिड मिल गया और इथाइल अल्कोहल। ये रिएक्शन है विद मॉडरेट स्पीड, और इस तरह के रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं किसमें? काइनेटिक्स में। तो आई होप 3 टाइप की रिएक्शंस आपको पता लगी। वेरी फास्ट, वेरी स्लो, रिएक्शंस विद मॉडरेट स्पीड। और वेरी फास्ट और वेरी स्लो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है काइनेटिक्स में। तो हम काइनेटिक्स में किसको स्टडी करते हैं? रिएक्शन विद मॉडरेट स्पीड, जो ना स्लो है ना फास्ट है। इसमें मैं बात कर रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन की। डेफिनेशन मैंने बताई थी अभी रेट ऑफ रिएक्शन की आपको। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। डिफाइन मैंने कर दिया था। एक एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करिए इसको। देखिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, A प्लस बी चेंजेस इनटू C प्लस D। मान लीजिए इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं ये। तो X, Y, M और N क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। और A, B और C और D क्या है? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं। तो ये आपके पास एक रिएक्शन है, हमने मान लिया। तो इसका अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन अगर आपको लिखनी हो तो आप इस तरह से लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू -1/x dA/dt। ये जो dA है, देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट है। तो जो जिस भी चीज को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो आपको पता है उसका मीनिंग मोलर कंसंट्रेशन होता है। क्लास 11th में भी आपने किया था। तो ये मोलर कंसंट्रेशन आपके पास, ये चेंज ऑफ टाइम हो गया। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम डिवाइड करेंगे, इक्वल टू -1/y चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय टाइम, इक्वल टू, अब ये प्लस का आ गया, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ C/dt 1/n कंसंट्रेशन ऑफ D/dt चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D/dt। अब देखिए आप यहाँ पे माइनस लिखे हुए हैं, रिएक्टेंट्स के सामने माइनस लिखे हुए हैं और प्रोडक्ट के सामने यहाँ प्लस लिखे हुए हैं। रेट कभी भी माइनस या प्लस नहीं होता, रेट रेट होता है। ये जो माइनस इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे और जो प्लस यहाँ पे है,
वो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की टाइम के साथ डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है। और आपको ये बात पहले से पता है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन शो दैट, जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है बच्चों? शो दैट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद टाइम। Concentration of reactant decreases with time. टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या हो रही है? डिक्रीज। और पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बजाय क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद टाइम। टाइम के साथ साथ आपको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये आपको पता लग गया। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान रखेंगे जब भी आपको रेट एक्सप्रेशन इस तरह से लिखनी हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये सब इक्वल है, ध्यान रखिए आप। तो इसीलिए मैंने बोला था change in rate of change of concentration of any one of the reactant or product is called as rate of reaction। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब एक पॉइंट और इसमें, अगर आपको लिखना हो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, जब आप लिखते हैं रेट की एक्सप्रेशन तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। आई रिपीट, जब आप रेट की एक्सप्रेशन लिखेंगे तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। लेकिन जब आप रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की एक्सप्रेशन लिखते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, इस रिएक्शन में अपीयर कौन हो रहा है, डिसअपीयर कौन हो रहा है? अपीयर तो होते हैं प्रोडक्ट और डिसअपीयर कौन होते हैं? रिएक्टेंट्स। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन लिखनी हो आपको, या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स की आपको एक्सप्रेशन लिखनी हो, तो उस टाइम पे आप स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे। तो मैंने बात बता दी आपको, अगर इनकी रेट ऑफ फॉर्मेशन और इनकी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन अगर आपको लिखनी हो, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ फॉर्मेशन और अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट अगर आपको लिखनी हो, तो किस चीज से डिवाइड नहीं करेंगे? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे। ये चीज, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में काम आता है। व्हाइल राइटिंग रेट ऑफ appearance and disappearance, we cannot use stoichiometric coefficients। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे, उसे डिवाइड नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी लिखिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एंड डी लिखिए, तो आप ऐसे लिखेंगे। देखो, मान लीजिए इनमें से किसी एक का मैं लिख देता हूं। मान लीजिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी लिखना हो, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो आप ऐसे लिखेंगे। देखिए इसे माइनस डी बी अपॉन डी टी। आप इस एक्सप्रेशन को देख लीजिए, ये तो है रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन और ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का है। तो यहां से y को हटा दिया हमने, यहां से देखिए। अब एक बात सोच के देखिए, आप किसी न्यूमेरिकल में मान लीजिए रेट गिवन है, इसी को सोच लीजिए आप, इसी को एज एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है और आपसे पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बताइए आप, तो इट मींस आपसे ये नहीं पूछा हुआ, सिर्फ क्या पूछा हुआ, ये। तो y को हटाएंगे आप, और गिवन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। आपको ध्यान दीजिए आप, रेट ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है, पूछा हुआ क्या है? क्या आस्ट है आपने क्वेश्चन में कि आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताना है बी का, तो आप ये चीज बताएंगे, y को हटाएंगे। तो y को अगर यहां से हटाएंगे, ये आपको अगर बताना है, ये आपको कैलकुलेट करना है, तो y को यहां से हटाने के लिए क्या करेंगे? y मल्टीप्लाइड बाय रेट। इसी तरह से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना हो तो x मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी निकालना हो तो m मल्टीप्लाइड बाय रेट, और रेट ऑफ
अपीयरेंस ऑफ डी निकालना हो, फॉर्मेशन ऑफ डी निकालना हो, तो n मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो रेट को अगर आप स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस आ जाते हैं। तो ये बात आई होप आपको पता लगी होगी। तो मैंने क्या बात बताई, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को अगर आपने निकालना हो तो किससे डिवाइड करेंगे आप, किससे डिवाइड नहीं करेंगे, स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे। और अगर आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन से रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिविजुअल स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगर रेट से निकालना हो इसका ये तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय वाई। आप देख सकते हैं रेट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, वाई। अगर ए का निकालना हो तो रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्स, सी का निकालना हो तो रेट मल्टीप्लाइड बाय सी, डी का निकालना हो तो रेट मल्टीप्लाइड बाय एन, सी में रेट मल्टीप्लाइड बाय एम और डी में रेट मल्टीप्लाइड बाय एन, क्योंकि उनके स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट एम और एन है, इनके एक्स और वाई है। टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे गाड़ी की स्पीड भी दो तरह की होती है। आप यहां से 100 किलोमीटर चले गए कहीं, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे आप, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ऐसे निकालोगे आप। तो मान लीजिए आपकी गाड़ी की स्पीड आ गई 70 किलोमीटर पर आवर, लेकिन क्या हर बार वो 70 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी? कभी 70 है, कभी 80 है, कभी 60 है, कभी 50 है, कभी 40 है, कभी 100 है, 100 से ऊपर भी हो सकती है। तो एवरेज निकाला आपने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर आप एक्चुअल स्पीड की बात करें गाड़ी की, जो आपके पास व्हीकल है उसकी अगर आप एक्चुअल स्पीड की बात करें तो कैसे आएगी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो उसकी स्पीड है वो उसकी एक्चुअल होगी। तो दो तरह की स्पीड होगी, एक एवरेज होगी और दूसरी इंस्टेंटेनियस होगी। यहाँ पे भी रिएक्शंस के केस में भी ऐसे ही है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला इसमें है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसको ऐसे लिख देते हैं रेट एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये कैसे निकालेंगे हम, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम। जिस टाइम में आप एवरेज रेट निकालना चाह रहे हो उस टाइम में टोटल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये हो गया टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जिस टाइम में वो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे आप, तो ये एवरेज रेट आ जाएगा आपके पास। तो देखिए ग्राफिकली भी हम शो कर सकते हैं इसको इस तरह से। अलोंग दिस एक्सिस हमने कंसंट्रेशन ले ली, मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लिया। किसकी कंसंट्रेशन ली बच्चों, रिएक्टेंट की, आर का मतलब रिएक्टेंट, और यहां टाइम ले लिया। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की टाइम के साथ साथ क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की टाइम के साथ डिक्रीज होती है। तो ये ग्राफ इस तरह का आ जाएगा, ऐसा आ गया। अगर प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट निकालते तो ये ग्राफ ऐसा आ जाता, ऐसा। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब आपने कोई भी दो टाइम ले लिया जिसमें एवरेज रेट निकालना आपको, मान लीजिए दो टाइम चूज कर लिया, इसको T1 मान लिया और इसको T2 मान लिया। T1 जो पहले वाला टाइम है, T2 जो बाद वाला, इनिशियल एंड फाइनल टाइम। अब इन टाइम के विद रिस्पेक्ट कोई कंसंट्रेशन होगी तो उस कंसंट्रेशन को देख रहे हैं हम, तो स्केल लेके हमने ऊपर पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लग गया। अब इसके सामने हम देख रहे हैं कितनी कंसंट्रेशन है, तो ये आपके पास कंसंट्रेशन। अब देखिए आप, ये आपके पास कंसंट्रेशन होगी, मान लीजिए ये T1 से रिलेटेड कौन सी होगी, C1, और T2 से रिलेटेड कौन सी होगी, C2। तो C1 और C2 दो कंसंट्रेशन होगी। तो चेंज ऑफ, टोटल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन कितना है बच्चों, ये आ गया आपके पास, ये टोटल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन और ये टोटल चेंज ऑफ टाइम, ये डेल्टा T हो गया। इसको डेल्टा C मान लीजिए आप, डेल्टा C मान लो, डेल्टा X मान लो, या किसी और सिंबल से लिख दो, मीनिंग वही आएगा कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है आपके पास।
तो रेट एवरेज कैसे आ गया आपके पास, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, यही आएगा। टोटल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, चेंज ऑफ टाइम। अब टोटल चेंज ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, और चेंज ऑफ कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे आप, C2 माइनस C1। अब देखो C2 का मैग्नीट्यूड कम है और C1 का ज्यादा है, क्योंकि रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट हमने प्लॉट किया हुआ है, प्रोडक्ट में अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका कम है, तो अंडरस्टूड है, यहाँ साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये आपने क्या कर दिया, माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, या इसी को लिख देते हैं हम क्या, डेल्टा X ओवर डेल्टा T। तो डेल्टा C हो गया या डेल्टा X हो गया, ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन। और डेल्टा T क्या है आपके पास, टोटल चेंज इन टाइम। तो कितना टाइम का चेंज हुआ वो नीचे, कितना कंसंट्रेशन का चेंज हुआ वो ऊपर। तो ये आपके पास रेट एवरेज आ जाएगा, रेट एवरेज। तो ऐसे निकाल सकते हैं आप, रेट एवरेज बता सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में भी यही करना होता है आपको, जो टाइम गिवन होता है उन दोनों टाइम के बीच में चेंज ऑफ कंसंट्रेशन निकाल लो, ये आ जाएगा आपके पास। अगर ये आप प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट लिखते हैं तो यहाँ प्लस आता है, प्लस पॉजिटिव। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया आपको, प्लस और माइनस सिर्फ क्या इंडिकेट करते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये आप एवरेज रेट इस तरह से निकाल सकते हो। दूसरी आपके पास टाइप ऑफ रेट होता है इंस्टेंटेनियस रेट। सेकंड रेट क्या है बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं इसको हम, रेट इंस्टेंटेनियस। और जैसे मैंने आपको बताया, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस रेट। रेट ऑफ ए रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, रेट ऑफ ए रिएक्शन एट इंस्टेंट, rate of a reaction at a particular instant is called as instantaneous rate of reaction। तो जो एवरेज रेट की एक्सप्रेशन है उसी से हम लिख भी सकते हैं इसको, देखो ऐसे, रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, आपने लिखा उसमें डेल्टा X अपॉन डेल्टा T, तो यहां लिख देंगे डेल्टा T अप्रोचेज जीरो। देखो ये मैंने एरो लगा रखा है, तो इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग आप जानते हैं कि डेल्टा T अप्रोचेज जीरो, डेल्टा T जीरो पे अप्रोच कर रहा है। इट मीन्स जो डेल्टा T है, जो चेंज ऑफ टाइम है, उसकी वैल्यू जीरो नहीं है, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। इतनी छोटी वैल्यू है कि वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। तो इसको आप एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। इंस्टेंटेनियस रेट को हम और कैसे निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट को हम कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ लेके रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट लो या प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट आप लो, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ को लेके आप उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका स्लोप निकालेंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्टेनिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन द कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। तो देखिए ये कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है, ये हमने कंसंट्रेशन ले ली ऑफ रिएक्टेंट, ये टाइम ले लिया, उसी तरह से ग्राफ आ गया आपके पास ये। अब आपने दो टाइम नहीं लिए, एक पर्टिकुलर टाइम लिया, तो ये टाइम T ले लिया आपने, ऊपर बढ़ाया हमने इसको स्केल से, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे ग्राफ के ऊपर, इसका टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, टेंजेंट ऑन द कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, और इसका क्या निकाल लिया आपने, स्लोप निकाल लिया। तो ये आपके पास टोटल जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन हो गया ये, और ये इसको मैं अलग दिखाने के लिए dx लिख देता हूं, ये dt। तो ये आपके पास चेंज ऑफ टाइम और ये चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये आप इससे क्या निकाल सकते हैं, आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे ऑब्टेन हो सकता है, इंस्टेंटेनियस रेट कैन बी obtained by
ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकाल के, वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। तो मैंने क्या बताया, देखिए आप, इंस्टेंटेनियस रेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ द स्लोप, वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। तो स्लोप आपके पास जो है उसकी वैल्यू निकाल लिया आपने कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ के ऊपर, तो उससे इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगा आपके पास। तो रेट इंस्टेंटेनियस को ऐसे लिख सकते हैं आप, dx/dt। एक बार फिर से ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। तो एक पॉइंट लिया, उस पर हमने वहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट का कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ आपने निकाला, तो ये आपके पास हो गया कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, और उसका क्या निकाल लिया आपने, स्लोप निकाल लिया। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन द कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ गिव्स अस द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।